सुप्रभात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनी रहेगी। इसके साथ खास कवरेज रहेगा खैरागढ़ में उपचुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं उस पर। तो लगातार मध्य प्रदेश पर नजर बनी रहेगी, लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लें। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे बड़ा कवरेज आप लगातार देखेंगे। खैरागढ़ का उपचुनाव, रिएक्शन रायपुर में, और क्या इस सियासत की करवट होगी वो भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने जीत के दावे किए हैं। बीजेपी कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। जोगी कांग्रेस भी मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से यशोदा वर्मा मैदान में, कोमल जंघेल बीजेपी के उम्मीदवार पिछली बार 870 वोटों से हारे थे। जोगी कांग्रेस ने नरेंद्र सोनी, राज परिवार से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र सोनी पर दांव लगाया है। क्या राज परिवार का दबदबा कायम रहता है? बीजेपी ने जो एग्रेसिव कैंपेनिंग की है, तमाम केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है। स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां पहुंचे, वहां क्या बीजेपी की ताकत नजर आती है? और इन सब के बीच कांग्रेस, जिसके लिए संख्या का यह कतई सवाल नहीं बचा, अब बचा है सवाल साख का। और सबसे बड़ा दांव जो कांग्रेस ने चला वो है जिला बनाने का ऐलान। क्या कुछ होता है, बहुत दिलचस्प है। खैरागढ़ बेहद खास है। क्यों खास है यह भी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको लगातार बताएगा। पीएफआई फंडिंग को लेकर खरगोन में गुजरात से आए 4 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। ये समाज सेवा के नाम पर शहर में घूम रहे थे। प्रभारी एसपी अंकित जायसवाल के मुताबिक ये संदिग्ध युवक सहायता राशि बांटने के लिए खरगोन में घूमते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस पीएफआई फंडिंग के एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की एक एक्सपर्ट टीम इन युवकों से पूछताछ कर रही है। आज हमारे पास खबर आई थी कि 4 लोग गुजरात से आए हुए हैं वॉलंटियर वर्क के लिए, तो उसी के लिए हम लोगों ने उनको हिरासत में लिया था और उनकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये लोग कौन हैं और ये लोग किस मकसद से आए हुए हैं। उनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर पीड़ितों की मदद करने आए थे, तो पीड़ितों उसी में हम लोग अभी इनको वेरीफाई कर रहे हैं। हमारी एक टीम लगी हुई है जो लगातार इन्हीं के एंटीसीडेंट्स को चेक कर रही है। पर कर्फ्यू के दौरान ऐसा कोई बाहर दूसरे प्रदेश से आ सकता है क्या? हाँ, बाकी जो कर्फ्यू सिर्फ एक नगर पालिका क्षेत्र में लगा हुआ है, बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कोई कर्फ्यू नहीं है, तो उधर से तो आना संभव है। तो कर्फ्यू की स्थितियां हैं और उसके बाद गुजरात से आए 4 युवक यहां पर पहुंचे हैं। समाज सेवा के नाम पर ये शहर में घूम रहे थे और खरगोन में जिस तरीके के हालात नजर आए हैं, उसके बाद हर एक गतिविधि को लेकर पुलिस बहुत सक्रियता बरत रही है। यही सक्रियता पुलिस को इस जलसे, रामनवमी के जलसे के पहले बरतनी चाहिए थी। यही जो संदिग्ध आज नजर आ रहे हैं, इन्हें रामनवमी के पहले नजर आ जाने चाहिए थे, पर कानून के लंबे हाथों से ये सब चीजें तब छूट गईं। और अब अगर कोई संदिग्ध नजर आ रहा है, उसे पकड़ा जा रहा है, पूछताछ उससे की जा रही है। घूम घूम कर सहायता राशि ये लोग बांट रहे थे और अब एंगल आ रहा है कि क्या ये पीएफआई फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधे रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, पुलिस की सक्रियता, हालांकि सक्रियता की जरूरत पहले थी, लेकिन चलिए आप कम से कम सक्रिय हैं। 4 लोग पकड़े गए हैं और समाज सेवा का एक एंगल आया है, पीएफआई फंडिंग का भी एक एंगल आया है। रंजना, जी ललित, बिल्कुल खरगोन हिंसा में जो उपद्रव हुआ और उसके बाद लगातार मामला तूल पकड़ा, उसके बाद जो पीएफआई कनेक्शन है वो खरगोन हिंसा से जुड़ता हुआ नजर आया। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी पीएफआई कनेक्शन को लेकर जो बात है वो कही थी और ये भी कहा था कि पीएफआई से फंडिंग यहाँ पर हुई है, तभी इस तरह से जो उपद्रव है, जो इस तरीके से हिंसा हुई है वो यहाँ पर देखने को मिली। और इसके बाद पुलिस ने भी अपनी तरफ से ये कहा था कि पीएफआई कनेक्शन को लेकर जांच पड़ताल यहाँ पर की जाएगी। और अब खरगोन में जो हिंसा हुई है उसमें पीएफआई कनेक्शन को लेकर जो है जांच पड़ताल भी इस एंगल से शुरू हो गई है और 4 से 5 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, जो कि दूसरी जगह से यहाँ पर पहुंचे थे। कब से
से वो यहाँ पर रह रहे थे, खरगोन में किस तरीके से उनकी सक्रियता थी और किस संगठन से वो जुड़े हुए हैं, कहाँ से उनकी फंडिंग हुई है और किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में उन्होंने अपने नेटवर्क को अभी तक और ज्यादा मजबूत किया है। तो इन तमाम बातों को लेकर जो जांच पड़ताल की जाएगी और इसके बाद ही जो तमाम बातें हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगी ललित, क्योंकि कल ये बात निकलकर सामने आई थी कि केंद्र सरकार भी अब पीएफआई पर जल्द से जल्द बैन लगा सकती है। ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी पीएफआई पर नजर बनाए हुए हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिले हुए इनपुट के आधार पर जो आगे का स्टेप है वो भी लिया जा सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करी जा रही है तो मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर लगातार जो पीएफआई है वो अपने पैर पसार रहा है और महिला और युवाओं को खास करके पीएफआई अपने संगठन से जोड़ने की कोशिश में जुड़ा हुआ है और कट्टरपंथी बनाने और जो देश विरोधी गतिविधियों के चलते इन युवाओं को इसमें शामिल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब पीएफआई का अगर कनेक्शन यहाँ पर निकल कर आता है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को और पूरे जो पुलिस महकमे को बड़े स्तर पर यहाँ पर सतर्क होना होगा और सघन जांच करके कई और जो यहाँ पर इस तरीके से जो पीएफआई संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी जड़ें कमजोर करनी होगी। ललित जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी एक और अहम खबर को लेकर हम रंजना से चर्चा करेंगे। अगली खबर भी खरगोन से। रामनवमी के जुलूस के दौरान लापता हुई महिला का अब तक कोई सुराग नहीं। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस खोजबीन नहीं कर रही। दरअसल महिला लक्ष्मीबाई रामनवमी का जुलूस देखने के लिए बच्चे गए थे, उन्हें ढूंढने के लिए निकली थीं। हंगामा देखकर बच्चे तो घर लौट आए, लेकिन घर पर ताला लटका हुआ था। अब लक्ष्मीबाई जो बच्चों को खोजने गई थीं, उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार तफ्तीश की मांग कर रहा है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। रामनवमी को जो जुलूस निकला था, जुलूस देखने कई परिवार ऐसे पहुंच गए थे कि जो जुलूस को देखना चाहते थे। एक महिला उसी दिन से अभी तक गायब है। हम यहाँ चमेली की बाड़ी में मौजूद हैं, परिजनों के पास मौजूद है। 2 मासूम बच्चे हैं और महिला अभी तक लापता। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से क्या घटनाक्रम हुआ? घटना क्या, बच्चों को ढूंढने के लिए निकली थी जब राजा वल्लभ सरापा की साइड में, उधर दंगा हुआ, उधर से दंगा हुआ, जैसे हम लोग भगदड़ हुए, बच्चों को मैंने इधर से भगा दिया सरापा से, इधर की साइड से, वो गई मेन रोड से। तो उधर से बच्चे घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद वो छोटी बच्ची बोलती है कि मम्मी भैया को देखने गई है, मेरी दीदी को घर छोड़ के। तो उधर देखने गई, जब से अभी तक कोई पता ही नहीं चला है। ढूंढते ढूंढते परेशान है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पापा बच्चों के माँ को ढूंढने के लिए निकले हैं। पुलिस वालों ने बोला कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। इधर मैंने कम से कम 3 दिन ढूंढा, खरगोन के आसपास सब जगह ढूंढ लिया, कहीं पता नहीं चला। तो इसके वजह से उधर अपने क्षेत्र में घूमने के लिए गए हैं। अभी भोपाल गए, भोपाल से ऐसे घूमते घूमते निकल गए हैं। अब जगह जगह भटक रहे हैं, जहाँ भी कहीं सुराग मिले तो पता चले तब उसको देख पाए। नहीं तो मुश्किल ही है, मेरे को जानकारी सुननी नहीं। थाने में जानकारी दे दी है? थाने में जानकारी दे दी। थाने में कम से कम 4-10 तारीख से मैं शाम को 8 बजे से बराबर थाने के चक्कर लगा रहा हूँ और घूम रहा हूँ सब दूर। और अभी कल भी गए थे ना, तो टीआई ने मेरे को भगा दिया। बोले अभी तेरी कौन सुनवाई करेगा। मैंने कहा सर ऐसा भी है, कुछ लिखित में दे दो तो मतलब कोई पुलिस वाले हमको परेशान नहीं करे। इसके वजह से हम उसको जगह जगह ढूंढेंगे तो कोई हमारी हेल्प तो करेगा। तो साहब ने, टीआई साहब ने बोला कि अभी तू मेरे से लिखित में जा रहा है, नहीं तो तेरे को बंद कर देंगे। दुखद पहलू है महल नहीं। बेटा मम्मी कहाँ चली गई, कुछ पता है आपको? बताओ। नहीं पता। नहीं तो आप लोग कहाँ गए थे? मेरे को मम्मी ने बोला कि आप पहले हमारी बुआ के घर चले जाना, शाम होने से पहले बड़ी मम्मी के घर आ जाना। अच्छा, तो आपको भी नहीं पता मम्मी के बारे में अभी तक, है ना? ये एक बड़ा दुखद पहलू सामने आ रहा है कि जुलूस निकला था, जुलूस के दौरान महिला अपने बच्चों को लेके गई थी, लेकिन महिला आज 6 दिन हो गए हैं और अभी तक नहीं मिल पाई है। और लगातार पुलिस से भी बात कर रहे हैं। उनके बच्चों के जो पापा हैं वो ढूंढने निकले हुए हैं और महिला का भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और खरगोन हिंसा के बाद भोपाल पुलिस भी अब सख्त हो गई है। एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर, मैंने इनका संभवतः नाम गलत पढ़ दिया था, एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर, इन्होंने यह आदेश जारी किया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट अगर कोई कमेंट करता है तो कार्रवाई होगी। भड़काऊ पोस्ट करने वालों को कम से कम 1 साल तक बैन किया जा सकता है। इस तरह का आदेश मध्य प्रदेश में पहली बार जारी हुआ है। अतुलकर इससे पहले भी सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, सकारात्मक पोस्ट को लेकर। आपत्तिजनक पोस्ट करता है, क्या एक्शन लिया जाएगा?
मॉनिटरिंग के लिए पुलिस के पास बहुत से संसाधन हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरा हैं, ड्रोन हैं, हाई राइज पॉइंट हैं। ये सभी का उपयोग किया जाता है, जिससे सभी स्थानों पर नज़र पुलिस रख पाए और समय रहते सूचना पुलिस के पास रहे। दूसरा विषय जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में ऐसी पोस्ट आई हैं पुलिस के संज्ञान में, जिसमें आपत्तिजनक बात हैं या अफवाह के रूप में बातें कही गई हैं। पुलिस ने तत्काल उसको संज्ञान में लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। साथ ही जो सुरक्षा अधिनियम है उसकी धारा 3 में प्रावधान भी है कि जो संबंधित व्यक्ति है उसको 1 वर्ष तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोग करने से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हनुमान जयंती पर छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में विशेष अनुष्ठान करने की तैयारी में है। सिमरिया में बनाए गए 101 फीट ऊंचे हनुमान प्रतिमा के स्थल पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सुबह 9 बजे तकरीबन उनके हनुमान मंदिर पहुंचने का कार्यक्रम है। पूजा अर्चना वो करेंगे। शाम को आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी होगा। रात में लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जाएंगे। कमलनाथ का सिमरिया के हनुमान मंदिर में विशेष अनुष्ठान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कमलनाथ 2023 के चुनाव की जीत के लिए वो तमाम उपाय कर रहे हैं जो उन्हें सत्ता तक पहुंचाएं। छिंदवाड़ा में हो रहे इस भव्य कार्यक्रम को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी भी प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है। इसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कमलनाथ जी हनुमान भक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके लिए आस्था और विश्वास का केंद्र हनुमान जी है और हमेशा हनुमान भक्ति में लीन रहते हैं और बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हमेशा होता है। और इस देश की समरसता के लिए हर समाज के, हर धर्म के लोगों को अपने आयोजन करने का अधिकार है और उसी के माध्यम से कमलनाथ जी करते हैं। और हनुमान भक्त कमलनाथ लगातार हनुमान जी की पूजा करते रहते हैं। बीजेपी के लिए धर्म राजनीति का केंद्र होगा, पर कांग्रेस के लिए धर्म, आस्था और विश्वास का केंद्र है। हनुमान जयंती, रामनवमी जैसे आयोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नैतिक दायित्व है और प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यक्तिगत क्षमताओं में हनुमान जयंती के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। कल महावीर जयंती थी, उसके कार्यक्रम में, उसके रामनवमी में भी सम्मिलित थे। और हम किसी प्रकार का पाखंड, ढोंग और दिखावा नहीं करते हैं और भाजपा का संदेश बहुत स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो उसी नीति पर भाजपा कार्यकर्ता काम करता है। सर्वधर्म समभाव को हम लोग मेंटेन भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो बीजेपी सर्वधर्म समभाव को मेंटेन भी करती है। खैर, रंजना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, वैसे तो हनुमान सबके हैं, पर आज नजर आएगा कि बीजेपी के हनुमान, कांग्रेस के हनुमान, आयोजनों को लेकर ये सवाल है मेरा। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब जब भी कोई जयंती या कोई उत्सव होता है तो हर पार्टियां उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती हैं और अपने अपने तरीके से समाज के बीच जाने की कोशिश करती हैं। और अब अंबेडकर जयंती के बाद अगर देखा जाए तो अब हनुमान उत्सव है, जिसमें तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने स्तर पर आयोजन कर रही है, जिसमें जो कांग्रेस की तरफ से जो तमाम नेता हैं वो मंदिरों में पहुंचेंगे, तो जो हनुमान उत्सव पर तरह तरह के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल भी होंगे। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है, क्योंकि साल 2023 में विधानसभा चुनाव है और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या फिर जो चाहे भीमराव अंबेडकर की बात करें, जिन तमाम लोगों के नाम पर जनता के बीच अपने आप को पहुंचना और उनके बीच अपनी एक जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश करना। तो इन तमाम पहलुओं से अगर देखा जाए, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो जनता के बीच पहुंच रही हैं और एक एक वोटर को, हर वर्ग को लुभाने की जो कोशिश है वो यहां पर देखने को मिल रही है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी भी दे रही थी। इधर भोपाल में हनुमान जयंती को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक डीजे पर बजने वाले गानों की लिस्ट देनी होगी। हनुमान जयंती पर इतवारा बुधवारा से ही जुलूस निकाला जा सकेगा। जुलूस में त्रिशूल और गदा ले जा सकेंगे लोग। राजधानी में निकलने वाले जुलूस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। 2 ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। 4 कैमरों के जरिए पूरे जुलूस की वीडियोग्राफी भी होगी। और भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने त्योहार के समय भोपाल के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है।
न्यूज़ 18 के माध्यम से सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि यह त्यौहार शांति से मनाएं और उत्साह से मनाएं, परंतु उत्साह को नियंत्रण में रखते हुए और दूसरों की भावनाओं का विशेष ख्याल रखते हुए ये त्यौहार मनाएं, जिससे यह शहर की जो शांति है वो बनी रहे। और इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंचे हुए हैं। भोपाल में जो संघ कार्यालय है समिधा, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज संघ प्रमुख अहम बैठक लेने वाले हैं, महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल में हैं, भोपाल पहुंच चुके हैं। आज फिलहाल वो संघ कार्यालय समिधा में है और आज उनकी भोपाल में एक अहम बैठक होनी है। हरदा में आबकारी विभाग की गाड़ी से टक्कर लगने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए आदिवासी ग्रामीणों ने आबकारी विभाग के वाहन में तोड़फोड़ कर आग लगा दी और आबकारी अमले के साथ जमकर मारपीट कर 5 लोगों को बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस को भी ग्रामीणों ने गांव में घुसने नहीं दिया। एक्साइज की टीम को सूचना मिली थी कि सोनपुरा में कच्ची दारू बन रही है। उस सूचना पर एक्साइज की टीम वहाँ पहुंची थी। जब वो वहाँ से लौट रही थी तो उसमें उनके कार के सामने 2.5 से 3 साल का बच्चा है, वो चपेट में आ गया। उसकी तत्काल मौके पर मौत हो गई। उन्होंने जो 5 लोग हैं उनको वहीं रोक के रखा है, बाकी लोग वहाँ से चले गए। और वहाँ पर हमारे SDM हैं, तहसीलदार हैं, थाना प्रभारी, SDOP सब मौजूद हैं। उनसे बातचीत चल रही है। उनका ये कहना है कि ये हम लोगों को परेशान करते हैं और इनकी। विदिशा में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। आवारा कुत्तों ने 2 दिनों में 50 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। बच्चे भी इनका शिकार हुए हैं। ऐसी एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक कुत्ता बुरी तरह से एक बच्ची को दबोचे हुए है। लोगों के बीच बचाव के बाद इस कुत्ते ने बच्ची को छोड़ा। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर संजय किरार के मुताबिक रोजाना 20 से 25 डॉग बाइट के मामले आ रहे हैं। बच्चों की संख्या ज्यादा है। कुछ बच्चे गंभीर हैं जिन्हें भर्ती रखा गया है। हमारे यहाँ जिला अस्पताल में डॉग बाइट्स के काफ़ी केस आए हैं। कल संख्या जिनकी 30 थी और आज सुबह से लेकर अभी तक 24 मरीज आ चुके हैं जिनको हमने डॉग बाइट के इंजेक्शन लगाए हैं और जिनमें अभी भी 4 भर्ती हैं जो कि घातक रूप से काटे गए हैं। 2 बच्चे भी बताए थे। 2 बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 5 साल और 4 साल है। तो बच्ची को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बना लिया। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश जाते वक्त एक सड़क हादसे में बाल बाल बचे। कथावाचक प्रदीप मिश्र ऋषिकेश जा रहे थे और तभी उनकी गाड़ी एक कार से टकरा गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी में पंडित मिश्र समेत 3 से 4 लोग और सवार थे। इन सभी को हल्की चोट आई है। छिंदवाड़ा के जुनारदेव जनपद सीईओ सुरेंद्र साहू को लोकायुक्त ने 4 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी सीईओ ने तकनीकी स्वीकृति के लिए फरियादी से 4 लाख मांगे थे। इसकी शिकायत लोकायुक्त जबलपुर से की गई थी। रायसेन से युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामूली विवाद में 2 सगे भाइयों ने एक युवक की सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल मृतक युवक पेड़ में पल रहे तोते को पकड़कर ले जा रहा था। इसके बाद यह विवाद शुरू हुआ और दोनों सगे भाइयों ने उसकी हत्या कर लाश को नहर में फेंक दिया। फिलहाल दोनों भाई पुलिस गिरफ्त में है और कार्रवाई जारी है। ग्राम रानीपुरा में एक अमित यादव पुत्र हक्की यादव दिनांक 6 अप्रैल को घर से गुम हो गया था, बिना बताए चला गया था। उसके बाद 8 तारीख को उसकी लाश बरामद हुई। गांव के बाहर बारना की नहर में पानी के अंदर पड़ी हुई थी, कीचड़ में ढकी हुई। तो उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन किया गया। वो एक अंधा कत्ल था और उसके जो सिर पर चोट थे उससे मालूम पड़ा कि उसका मर्डर हुआ है। उसके आधार पर फिर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में पाया कि उसी गांव के रहने वाला अजय अहिरवार और अनिल अहिरवार, ये लोग जो है तोता पकड़ रहे थे, जो कि एक बबूल के पेड़ के मोखले के अंदर 2 तोते के बच्चे थे। तो जानकारी उन्होंने बताई है। ब्रेक के बाद खबर छतरपुर से। छतरपुर के बक्सवाहा थाना इलाके में कुएं में 13 साल का बच्चा गिर गया। इसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बच्चा नहाने के लिए घर के पास बने कुएं पर गया हुआ था
और यहीं पर वो हादसे का शिकार होकर कुएं में गिर गया। दरअसल बच्चे की मां बच्चे और पति को छोड़कर 2 महीने पहले घर से चली गई। पति उसकी तलाश में निकला हुआ है। इसके बाद ये बच्चे बेसहारा हो चुके हैं। अपने दूर के रिश्तेदार बुजुर्ग महिला के साथ ये बच्चा रहता है। चक्कर आ रहे थे। चक्कर आ गए थे। मम्मी कहाँ गई बेटा? मम्मी को नहीं पता। और पापा? मम्मी को ढूंढने गए। मम्मी कहाँ चलेंगी बेटा? बता के नहीं? पापा था नहीं बता गई। इसको जो हो गया कि वो तो पानी लेके नहा भी खिलाने गाओ तो वो तो कोई नहा तो अब जैसे गिरोह से एक बाई आई सो उन्हें देखो कि कुका मुझे को खरा डूब रहा हो तो चिल्ला नहीं बा आवाज़ लगाई से फिर जनता दौरी गांव से वो तो और कोई नहा तो। सागर में 40 दिनों से सागर के 3 माड़िया चौराहे पर धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में से एक कार्यकर्ता शहनाज बानो की मौत हो गई। मृत कार्यकर्ता के जनाजे में शामिल होने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में धरना स्थल से निकल पड़े। सूचना मिलने पर सागर कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी तरुण नायक समेत महिला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। महिलाओं को रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन अपनी साथी की मौत से दुखी और आंदोलन से आक्रोशित महिलाओं के सामने पुलिस बेबस नजर आई। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। जिला अध्यक्ष लीला शर्मा बेहोश हो गईं और इसके बाद बीएमसी अस्पताल में इलाज के लिए इन्हें भर्ती करवाया गया। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर जो कार्यकर्ता बैठी थी उसकी मौत हो गई और मौत के बाद लोगों का ये जो आंदोलन करने वाले हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा। और अब खरगोन से बड़ा अपडेट आपको दे दें। खरगोन में जो कर्फ्यू लगा है आज भी यहां 10 बजे से लेकर 12 बजे तक छूट रहेगी। महिला पुरुष सभी के लिए छूट होगी। दूध, किराना, सब्जी, फल और मेडिकल से जुड़ा सामान है, दवाइयां हैं, इसे लेकर ये छूट दी जा रही है। नजदीक की दुकान से ही खरीदी करनी पड़ेगी। हनुमान जयंती पर किसी तरह का धार्मिक आयोजन नहीं होगा। तो आज भी 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे की ढील दी जाएगी। आज भी मतलब इससे पहले भी ढील दी गई और आज फिर ये छूट दी जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।